नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं, खास तौर पे इसके भाग 9 पर जो पंचायतों से जुड़ा है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस थोड़े जटिल हिस्से को सरल शब्दों में समझाते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि भारत में गांव को अपनी सरकार चलाने का अधिकार कैसे मिला। मतलब ये ग्रामीण स्वशासन की नींव कैसे और क्यों रखी गई। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे उन्हें अपने विकास में प्रशासन में एक सीधी भागीदारी मिली। सुनने में तो ये जमीनी लोकतंत्र के लिए बेहद बुनियादी लगता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, और ये कहानी असल में शुरू होती है एक बड़े संवैधानिक बदलाव से। हम बात कर रहे हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। अच्छा, 73वां संशोधन। जी, ये वो ऐतिहासिक कदम था जिसने पंचायतों को, आप कह सकते हैं, संवैधानिक दर्जा दिया। हालांकि ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, पर इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। पुरानी मतलब? जैसे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, लेकिन उसे संवैधानिक ताकत मिलने में कई दशक लग गए। तो ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि एक पूरी सोच को, एक विचार को संवैधानिक जामा पहनाना था। लेकिन इसका असल मकसद क्या था? क्यों जरूरत पड़ी संविधान में पंचायतों के लिए एक पूरा का पूरा भाग जोड़ने की? इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो बहुत क्रांतिकारी था। सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब आसान शब्दों में कहें तो? शासन को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव तक ले जाना। अच्छा। ताकि गांव के लोग खुद अपने स्थानीय मामलों के बारे में फैसला लें। संविधान इसे कहता है ग्राम स्तर पर स्वशासन। अच्छा। ये बदलाव इसलिए जबरदस्त था क्योंकि इसने शासन को सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मतलब गांव के विकास की योजनाएं बने, लागू हों, निगरानी हो, उसमें स्थानीय लोगों की सीधी भूमिका हो। ये सिर्फ कोई प्रशासनिक सुधार नहीं था, ये लोकतंत्र को जड़ों तक मजबूत करने का एक गहरा प्रयास था। यानी असली शक्ति गांव वालों के हाथ में देना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। स्रोत बताते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 243 कुछ परिभाषाएं देता है। इसमें एक शब्द है ग्राम सभा। ये क्या है? इसकी क्या भूमिका है? हाँ, ग्राम सभा, इसे तो समझिए पंचायती राज की आत्मा है। ये कोई चुनी हुई संस्था नहीं है, ये गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटरों की सभा है। सब लोग, सभी वोटर? हाँ, सभी पंजीकृत मतदाता। ये सीधे लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे यहाँ। और इसकी शक्तियां वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये गांव के विकास की योजनाओं पर चर्चा करती है, उन्हें मंजूरी दे सकती है, और सबसे अहम बात, ये चुनी हुई ग्राम पंचायत के कामकाज पर निगरानी रखती है, उनसे सवाल पूछ सकती है। अच्छा, निगरानी भी? जी हाँ, ये सीधे तौर पर पंचायत को गांव के प्रति जवाबदेह बनाती है। ये सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी नहीं है, इसके पास वास्तविक शक्तियां हैं। तो ग्राम सभा एक तरह से गांव की अपनी संसद हो गई? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अब पंचायतों की संरचना वो कैसे होती है? सुना है इसमें 3 स्तर होते हैं। बिल्कुल, यही वो त्रिस्तरीय ढांचा है जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने भी की थी। संविधान का भाग 9 कहता है कि हर राज्य में सामान्यतः 3 स्तरों पर पंचायतें होंगी। 3 स्तर कौन कौन से? सबसे नीचे ग्राम पंचायत, यानी गांव के स्तर पर। फिर बीच में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, इसे ब्लॉक या तालुका स्तर भी कहते हैं। और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। ओके, ग्राम, ब्लॉक और जिला। हाँ, ये एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था है जो स्थानीय शासन को एक संगठित रूप देती है। हर स्तर के अपने तय काम और जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन क्या ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हर राज्य के लिए अनिवार्य है? भारत में तो बहुत छोटे राज्य भी हैं, वहाँ कैसे होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और संविधान बनाने वालों ने इसका ध्यान रखा है। संविधान में ये प्रावधान है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है। 20 लाख से कम? हाँ, उन्हें वो बीच वाला स्तर यानी ब्लॉक पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। वो चाहें तो सिर्फ 2 स्तरों, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के साथ भी काम चला सकते हैं। अच्छा, ये छूट है? जी, ये छोटे राज्यों की प्रशासनिक और भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी गई छूट है। ये व्यवस्था को थोड़ा लचीला बनाती है। ये तो हुई संरचना की बात। अब आते हैं इस पर कि इन पंचायतों में कौन लोग शामिल होंगे। क्या इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, उसको पक्का करने के लिए कुछ खास प्रावधान है? मुझे आरक्षण का कुछ ध्यान आ रहा है। हाँ, और ये 73वें संशोधन का शायद सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं प्रगतिशील पहलू है। संविधान ये अनिवार्य करता है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए सीटें आरक्षित हों। कितनी सीटें?
उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जितनी आबादी उतनी सीटें। और ये सिर्फ सदस्यों के लिए नहीं, अध्यक्ष के पदों के लिए भी लागू होता है। अच्छा, अध्यक्ष पद भी आरक्षित? जी हाँ, लेकिन जो बात वाकई में क्रांतिकारी थी वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित है। ये सही है? बिल्कुल सही। कम से कम 1/3, 1/3 सीटें भी और अध्यक्षों के पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। और जैसा आपने कहा, आपके स्रोत भी बताते हैं, कई राज्यों ने तो इसे बढ़ाकर 50% या उससे भी ज्यादा कर दिया है। 50%? हाँ, सोचिए जरा, इस एक प्रावधान ने लाखों महिलाओं को, जो शायद कभी घर की दहलीज लांघकर सार्वजनिक जीवन में नहीं आई थी, उन्हें सीधे गांव के फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल कर दिया। इसने ग्रामीण भारत में सत्ता के समीकरणों को मौलिक रूप से बदलने की कोशिश की, हाशिए पर रखे गए समुदायों को आवाज दी। ये तो सच में बहुत बड़ा कदम था सामाजिक न्याय की दिशा में। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, ये सशक्तिकरण है। वाकई। अच्छा, ये पंचायतें कितने समय के लिए चुनी जाती हैं? इनका कार्यकाल कितना होता है? और अगर कोई पंचायत, मान लीजिए, अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए तो? संविधान जो पंचायतों के लिए 5 साल का निश्चित कार्यकाल तय करता है। 5 साल? हाँ, स्थिरता के लिए जरूरी है। अगर किसी भी कारण से कोई पंचायत समय से पहले भंग कर दी जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 महीने में दोबारा चुनाव? हाँ, बशर्ते कि पंचायत का बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से कम ना हो। अगर 6 महीने से कम बचा है तो फिर नए चुनाव कराना जरूरी नहीं है। ये प्रावधान ये पक्का करता है कि स्थानीय शासन में लंबा गैप ना आए। और अयोग्यता के नियम? कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं? उसके लिए राज्य विधानमंडलों को अधिकार दिया गया है कि वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता के नियम बना सके। अच्छा, ये राज्य तय करते हैं? जी। तो कार्यकाल और चुनावों की निरंतरता भी सुनिश्चित की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन पंचायतों को शक्तियां क्या दी गई हैं? क्या ये सिर्फ नाम की संस्थाएं हैं या इनके पास वाकई कुछ करने का अधिकार है? वो 11वीं अनुसूची का जिक्र आता है, उसमें 29 विषय है, ऐसा कुछ। ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब है हाँ। संविधान पंचायतों को वास्तविक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपता है। अनुच्छेद 243 जी इसी के बारे में है। ये कहता है कि राज्य सरकारें कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकती हैं जिनसे वो स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम कर सकें। स्वशासन की संस्थाएं? हाँ, और इसी संदर्भ में आती है 11वीं अनुसूची। इस लिस्ट में 29 विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर पंचायतों को योजना बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये 29 विषय कौन कौन से हैं? क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि 29 तो बहुत होते हैं। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है और ये सीधे गांव के जीवन से जुड़े हैं। सोचिए, इसमें क्या क्या शामिल है। कृषि, कृषि विस्तार, भूमि सुधार, छोटी सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन। अच्छा, मतलब खेती किसानी से जुड़े सारे काम। हाँ, बिल्कुल। फिर सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, छोटे उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण वाले, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, गांव में घर बनाना, पीने का पानी, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलियां, पुल। अरे वाह! बुनियादी जरूरतें भी। हाँ। और भी हैं, गांव में बिजली पहुंचाना, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी हटाने के कार्यक्रम, शिक्षा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, तकनीकी प्रशिक्षण, बड़ों की शिक्षा, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक गतिविधियां। शिक्षा और संस्कृति भी? जी, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब आते हैं। परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण जिसमें विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर लोगों का कल्याण शामिल है, कमजोर वर्गों का कल्याण, खासकर SC/ST का, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन व्यवस्था। बाप रे, ये तो पूरी गांव की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का खाका ही है। बिल्कुल, ये लिस्ट दिखाती है कि पंचायतों को कितनी व्यापक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। ये सिर्फ नालियां या सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, ये गांव के पूरे विकास की बात करता है। इन शक्तियों का उद्देश्य यही है कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बने और उनका असरदार तरीके से क्रियान्वयन हो। जब गांव के लोग खुद तय करेंगे कि उनके स्कूल में क्या सुधार होना है या पानी की समस्या कैसे हल होगी, तो समाधान ज्यादा कारगर होने की उम्मीद है। हाँ, ये बात तो है। विकास को टॉप डाउन से बॉटम अप बनाने का प्रयास। सही कहा। ये तो बहुत प्रभावशाली है। लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पंचायतों के पास फंड कहाँ से आता है? क्या उनके पास अपने टैक्स लगाने के अधिकार हैं? हाँ, वित्तीय पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, जाहिर है। संविधान का अनुच्छेद 243H ये राज्य विधानमंडलों को अधिकार देता है कि वो पंचायतों को कुछ टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस वगैरह लगाने और वसूलने की शक्ति दें। अच्छा, वो खुद भी टैक्स लगा सकते हैं?
लगा सकते हैं अगर राज्य सरकार कानून बनाकर उन्हें ये शक्ति दे। इसके अलावा राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका कुछ हिस्सा भी पंचायतों को दिया जा सकता है और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड भी मिल सकता है। तो कई स्रोत हो सकते हैं। हाँ, आय के कई स्रोत हो सकते हैं। अपने लगाए टैक्स, राज्य से मिला हिस्सा और अनुदान। लेकिन ये बंटवारा कैसे तय होता है कि किस पंचायत को कितना मिलेगा? क्या ये हर राज्य में अलग अलग होता है? यहीं पर राज्य वित्त आयोग की भूमिका आती है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 243I के तहत हर राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना होता है। हर 5 साल में? जी। इस आयोग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंचायतों की माली हालत, उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और फिर राज्यपाल को सिफारिशें देता है कि राज्य और पंचायतों के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे हो, पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाए और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। इसका लक्ष्य ये है कि पंचायतों को पर्याप्त और नियमित रूप से फंड मिले ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा सकें। हालांकि सच कहूं तो व्यवहार में पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता अक्सर सीमित ही रहती है, पर यह संवैधानिक प्रावधान उनकी आर्थिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। और इन पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए भी कोई व्यवस्था है, ऑडिट वगैरह? हाँ, जवाबदेही के लिए भी प्रावधान है। अनुच्छेद 243J कहता है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिट के लिए नियम बना सकता है। इससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तो वित्तीय व्यवस्था और उसकी निगरानी भी सोची गई है। अब आते हैं चुनावों पर। हमने कार्यकाल की बात की, लेकिन ये चुनाव करवाता कौन है? क्या ये भारत का मुख्य चुनाव आयोग ही करवाता है? नहीं, पंचायतों के चुनावों के लिए एक अलग व्यवस्था है। अनुच्छेद 243K के तहत हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग अलग से? हाँ, बिल्कुल अलग। इसके प्रमुख यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इस आयोग की जिम्मेदारी है पंचायतों के सभी चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना। इसमें वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव कराना, उनका पर्यवेक्षण करना सब शामिल है। अच्छा। ये स्थानीय चुनावों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दिलचस्प है कि स्थानीय चुनावों के लिए अलग आयोग है। अच्छा, क्या इस भाग 9 के कुछ अपवाद भी हैं? क्या ये पूरे भारत में बिल्कुल एक समान रूप से लागू होता है? कुछ अपवाद और विशेष प्रावधान जरूर हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों के लिए त्रिस्तरीय संरचना में छूट है। इसके अलावा अनुच्छेद 243M कुछ क्षेत्रों को इस भाग के प्रावधानों से या तो पूरी तरह छूट देता है या उनमें कुछ बदलावों के साथ लागू करने की अनुमति देता है। कैसे क्षेत्र? इसमें कुछ अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं। उस समय के स्रोत के अनुसार जम्मू कश्मीर पर भी ये पूरी तरह लागू नहीं था और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के कुछ क्षेत्रों पर भी, जहां पारंपरिक या विशेष शासन प्रणालियां पहले से मौजूद हैं। संसद को इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। ये दिखाता है कि संविधान स्थानीय विविधता का सम्मान करता है। ये जरूरी भी है। और क्या अदालतों का पंचायत चुनावों में कोई दखल होता है? मतलब क्या चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? अनुच्छेद 243O इस पर एक तरह की रोक लगाता है। ये कहता है कि पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन यानी सीट्स के बंटवारे या हदबंदी से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा। हाँ, और किसी पंचायत के चुनाव को भी सीधे अदालत में नहीं ले जा सकते। उसे केवल राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए अधिकारी के सामने और कानून द्वारा बताए गए तरीके से ही चुनौती दी जा सकती है। इसका मकसद क्या है? शायद यही भी चुनावी प्रक्रिया लंबी कानूनी लड़ाइयों में न फंसे और समय पर पूरी हो सके, स्थानीय शासन चलता रहे। समझ गई। तो ये सारी प्रावधान मिलकर एक बहुत विस्तृत ढांचा तैयार करते हैं। आपने शुरू में बलवंत राय मेहता समिति का जिक्र किया था। क्या और भी समितियां थी जिन्होंने इस दिशा में काम किया, मतलब इस 73वें संशोधन तक पहुंचने में? हाँ, बिल्कुल। ये सफर कई समितियों के योगदान से तय हुआ। बलवंत राय मेहता 1957 के बाद अशोक मेहता समिति 1977 आई। उन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था और पंचायतों को ज्यादा शक्तियां देने की बात की थी। फिर जीवी के राव समिति 1985 आई, जिसने जिला परिषद को प्रमुख बनाने और नियमित चुनाव कराने पर जोर दिया। और एक और महत्वपूर्ण समिति थी LM सिंघवी समिति 1986। उन्होंने ही सबसे मजबूती से कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, सिंघवी समिति ने?
हाँ, ताकि उन्हें नौकरशाही के दखल से बचाया जा सके और उनकी स्वायत्तता पक्की हो सके। तो इन सभी की सिफारिशों ने मिलकर वो पृष्ठभूमि तैयार की जिसके चलते अंततः 73वां संशोधन संभव हुआ। ये जानना दिलचस्प है कि ये एक क्रमिक विकास था, एकदम से नहीं हुआ। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, इस भाग 9 का समग्र महत्व क्या है? मतलब निचोड़ क्या है? इसका महत्व बहुत गहरा और बहुआयामी है। जैसा हमारे स्रोत भी साफ तौर पर बताते हैं, इसने पहली बार भारत के लाखों गांवों में लोकतंत्र की जड़ों को संवैधानिक रूप से मजबूत किया। इसने शासन में आम लोगों की भागीदारी को, खासकर महिलाओं और SC/ST जैसे वंचित वर्गों की भागीदारी को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया। हाँ, वो आरक्षण वाला मुद्दा। बिल्कुल। इसने स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक तंत्र स्थापित किया, कम से कम कागज पर तो जरूर। और इसने विकास को सही मायने में जमीनी जरूरतों से जोड़ने का प्रयास किया। इसीलिए 24 अप्रैल जिस दिन ये अधिनियम लागू हुआ, उसे हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। जी, ये महज एक तारीख नहीं, ये भारत के लोकतांत्रिक सफर में एक मील का पत्थर है। तो कुल मिला के संविधान का भाग IX सिर्फ कुछ कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को हकीकत बनाने का एक संवैधानिक वादा है। ये समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें अपने विकास का कह सकते नियंता बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सही मायने में इसने लोकतंत्र को भारत के गांवों तक पहुंचाया। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो मन में रह जाता है, वो उन 29 विषयों की क्षमता से जुड़ा है जो 11वीं अनुसूची में है। जरा सोचिए, अगर पंचायतें इन सभी विषयों पर, कृषि से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे तक, अगर इन पर मिली शक्तियों का पूरी तरह से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाएं, तो गांव के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ये संवैधानिक प्रावधान तो मौजूद हैं, लेकिन असली चुनौती ये सुनिश्चित करने में है कि जमीनी स्तर पर ये शक्तियां, ये नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त हों, पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन हों और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इन शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम भी हों। हाँ, क्षमता निर्माण भी जरूरी है। बिल्कुल, तभी स्थानीय स्वशासन का सपना पूरी तरह साकार हो पाएगा। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भारतीय लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण बुनियाद को समझने में काफी मदद मिली होगी।